नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बिहार में मोदी और नीतीश की आंधी ने तेजस्वी और राहुल गांधी का सुपड़ा साफ कर दिया। पिछले चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी आरजेडी, उसके जीतने के लाले पड़ गए। एक वक्त तो ऐसा लगा कि राघोपुर से तेजस्वी यादव की सीट मुश्किल में फंस रही है। हालांकि तेजू भैया आरजेडी में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, उनकी जमानत जब्त हो गई। और ऐसी आंधी आई, ऐसी सुनामी आई कि 2010 वाला रिकॉर्ड जो है वो टूटते टूटते रह गया। तो जनता दोबारा कह रही है मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश जी का सुशासन है, और फिर से वही लाइन है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनता का दिल से धन्यवाद किया और अपने खास अंदाज में अभिवादन किया। उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने फिर से कट्टा सरकार और जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा कि बिहार ने अब भ्रष्टाचार और अराजकता को हमेशा के लिए ठुकरा दिया है। इस जीत का मतलब साफ है, बिहार ने विकास, स्थिरता और मजबूत नेतृत्व को चुना है। उन्होंने कहा यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक राजनीतिक संदेश है कि जनता अब बदलाव और प्रगति के साथ, और जो पिछली गलतियों में फंसे थे उनका दौर खत्म हो चुका है। मोदी नीतीश की जोड़ी ने फिर से साबित किया कि सही रणनीति और एकजुटता से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इसी पर आज एक बड़ी डिबेट, एनडीए के उदय या एनडीए की सुनामी, एनडीए का तूफान वर्सेस तेजस्वी की लाचारी, महागठबंधन की लाचारी, कांग्रेस की लाचारी। आखिर फर्क कहां रह गया? जबकि एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि वोट के लिहाज से आरजेडी ने बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, वोट प्रतिशत के लिहाज से। फिर कहां फेल हो गए? आपसी मनभेद, गठबंधन में टूट, गठबंधन में बिखराव, फैसलों में देरी, लीडरशिप की कमी, बहुत सारे आयाम निकले, बहुत सारे पहलू सामने आए। करेंगे विस्तार से चर्चा एक सबसे बड़े पैनल के साथ। साइकोलॉजिस्ट भी होंगे हमारे साथ, एक्सपर्ट्स भी होंगे हमारे साथ, पॉलिटिशियंस भी होंगे हमारे साथ। पहले दिल्ली, उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे ने न केवल राज्य की राजनीति बल्कि पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य पर एक गहरा प्रभाव डाला है। इस चुनाव ने साफ कर दिया है कि महागठबंधन की हार के पीछे सिर्फ स्थानीय कारण नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक ताकतों की बड़ी भूमिका रही है। सबसे पहले महागठबंधन की हार का विश्लेषण करते हैं। महागठबंधन जिसमें कि आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी वाली वीआईपी और वामदल शामिल थे, इन्होंने अपनी चुनावी रणनीति को कई मायनों में धार देने में कोताही बरती। एक तरह से यह असफल रहे। एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार की जनता ने विपक्ष की सारी रणनीतियों का गर्दा उड़ा दिया। उन्होंने बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए बिहार के विकास की नई कहानी लिखने की बात दोहराई। बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने
एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। साथियों, आज के ये परिणाम उन विकास विरोधियों को भी बिहार का जवाब है जो कहते थे और बेशर्मी से कहते थे कि बिहार को एक्सप्रेसवे और हाईवे नहीं चाहिए, जो कहते थे बिहार को इंडस्ट्री नहीं चाहिए, जो कहते थे कि बिहार में ट्रेन एयरपोर्ट की क्या जरूरत है। आज के ये परिणाम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ विकासवाद की राजनीति को दिया जनादेश है। यानी कि इस नतीजे को अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव का माई समीकरण काम नहीं आया। खासकर यादव वोट में दरार और मुस्लिम वोटरों का बिखराव होना इसका प्रमुख कारण रहा है। यादवों को ज्यादा टिकट देने से गैर यादव और पिछड़ी जातियों का मोहभंग हुआ, जबकि मुस्लिम समाज को उप मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने और मंत्री पदों के बंटवारे में निराशा ने उन्हें महागठबंधन से दूर कर दिया। हालांकि इसके अलावा महागठबंधन के भीतर सहयोगी दलों के बीच विश्वास की कमी, तालमेल की कमी और सीट शेयरिंग विवाद भी महागठबंधन की कमजोरी को उजागर कर गए। नतीजा आपके सामने, टैली नीचे लगी हुई है, देख लीजिए तस्वीर। दूसरी तरफ एनडीए का समीकरण कारगर था, रणनीति क्लियर थी, फोकस पॉइंट पर था। बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी ने अपनी जमीनी पकड़ और संगठनात्मक मजबूती को और स्ट्रेंथन किया और इसे चुनावी मैदान में दबदबा बनाया। मोदी और नीतीश कुमार का जो मैजिक इस बार सामने आया वो भी काम कर गया। मोदी की राष्ट्रवादी छवि और विकास के एजेंडे ने युवाओं और शहरी मतदाताओं को आकर्षित किया, जबकि नीतीश कुमार की छवि विकास पुरुष के रूप में ग्रामीण और पिछड़े वर्गों में लोकप्रिय रही। साथ ही एनडीए ने जातिगत संतुलन बनाए रखने के लिए कुर्मी, कोयरी और अन्य पिछड़ी जातियों के साथ मुस्लिम मतदाताओं के कुछ हिस्सों का भी विश्वास हासिल किया। महत्वपूर्ण रहा महिला वोटर्स का प्रभाव। बिहार में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के मुद्दों ने महिलाओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया, जिसे महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की। एनडीए ने महिलाओं के हित में उठाए गए कदमों और योजनाओं को चुनावी फोकस बनाया, जिससे महिला वोटर की संख्या और समर्थन में इजाफा हुआ। वहीं महागठबंधन महिला वोटर के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने में पीछे रह गया। मुस्लिम वोटर भी इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन महागठबंधन के अंदर असंतोष, टिकट वितरण में हुई चूक और डीले ने इस वर्ग के एक बड़े हिस्से को निराश कर दिया, जिससे उनका वोट बैंक कमजोर हुआ और कुछ मुस्लिम वोटर एनडीए की तरफ चले गए तो कुछ एआईएमआईएम की तरफ चले गए, कुछ निर्दलीय की तरफ चले गए। यानी बची खुची कसर ताबूत में आखिरी कील एमआईएम ने ठोक दी। सीमांचल के विकास के मुद्दों को लेकर एनडीए का प्रभाव भी मजबूत रहा। मोदी नीतीश के विकास मॉडल और कानून व्यवस्था के वायदों ने वहां की जनता का विश्वास जीता और इस क्षेत्र में एनडीए की जीत ने पूरे महागठबंधन के समीकरण को जड़ से हिलाकर रख दिया। यही वजह है कि सीमांचल ने महागठबंधन के लिए बड़ा नुकसान कर दिया और एनडीए की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई। हार के बाद बहुत सारे नेता कैमरे पर नहीं आए, लेकिन एक नेता हैं जिनका जिक्र मैं करना चाहूंगा। बहुत खुल्लम खुल्ला बोलते हैं और बहुत सपाट बोलते हैं, सीधा बोलते हैं। तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया पर बहुत करीने से और बहुत तेजी से एक्टिव हैं। उन्होंने हार के बाद सोशल मीडिया पर अपना पहला स्टेटमेंट दिया और ऐसी खिंचाई की है आरजेडी की जिसे आप हैरान रह जाएंगे। क्या लिखते हैं देखिए, मैंने स्क्रीन पे लगाया आपके लिए। वो लिखते हैं, हमारी हार में भी जनता की जीत छिपी है। आज के परिणामों को मैं जनादेश के तौर पर स्वीकार करता हूं। हमारी हार कर भी जीत हुई, क्योंकि बिहार ने साफ संदेश दे दिया कि अब राजनीति परिवारवाद की नहीं, सुशासन और शिक्षा की होगी। यह जयचंदों की करारी हार है। हमने पहले ही कहा था, इस चुनाव के बाद बिहार से कांग्रेस खत्म हो जाएगी और आज कहना नहीं, साफ साफ
दिख भी गया। मैं तो हार कर भी जीता हूं क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद खड़ा है। लेकिन सच्चाई कड़वी है। इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसी वजह से आज तेजस्वी फेलस्वी हो गया, यानी अपने भाई को भी उन्होंने निशाने पर लिया। आगे वो लिखते हैं, जिन्होंने अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति बचाने के लिए अपने ही घर को आग लगा दी, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं बार बार कहता हूं, जनता ही मां बाप होती है। जनता का फैसला सरमाथे पर, और आज भी उसी भावना के साथ मैं आपका फैसला स्वीकार करता हूं। हार और जीत दो अलग बातें हैं, लेकिन इरादा और प्रयास अगर असली हो तो जीत तय होती है। महुआ की जनता से जो मैंने वादे किए थे, उनको निभाने का प्रयास मैं लगातार करता रहूंगा, चाहे मैं विधायक बनूं या ना बनूं। मेरे दरवाजे आम लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। बिहार ने सुशासन की सरकार चुनी है, हम उसका सम्मान करते हैं और जनता के हित में हर कदम पर रचनात्मक भूमिका निभाएंगे। ये जीत हमारे यशस्वी, कर्मठ प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे मजबूत नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और उनके जादुई नेतृत्व का कमाल है। जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुशासन को खुले दिल से अपनाया है। बिहार की यह ऐतिहासिक जीत भारत के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य माननीय अमित शाह जी तथा भारत सरकार में मंत्री और बीजेपी बिहार के प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी की कूटनीति, दूरदृष्टि और दिन रात किए गए परिश्रम का परिणाम। बिहार चुनाव ने साफ कर दिया कि सिर्फ जातिगत समीकरण या वादों का महत्व नहीं, बल्कि जमीन पर संगठन की ताकत, नेतृत्व की छवि और सामाजिक संतुलन ही चुनावी सफलता की कुंजी है। मोदी नीतीश का यह मैजिक अभी भी काम कर रहा है और विपक्ष के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। स्टेट बाय स्टेट, राज्य दर राज्य, और पिछले चुनावी नतीजे इसके गवाही देते हैं, इसके सबूत है। अब यहां से आगे की राह पर विपक्ष क्या होगा? अब देखिए, बहुत बड़ी ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुई है, बात मानिए चाहे नहीं मानिए, लेकिन मैं तो ये कहता हूं सभी पैनलिस्ट को स्क्रीन पर लेकर आइए। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता जेडीयू। डॉक्टर फिरोज मंसूरी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। यश अवस्थी जुड़ रहे हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, एएम एनालिटिक्स के फाउंडर हैं, जिन्होंने इस बार का एग्जिट पोल हमारे साथ मिलकर अंजाम दिया था। हमने इन्हें भी रखा है ताकि इनके आंकड़ों को भी कसौटी पर कसा जा सके। ऐसे कैसे जाने दिया जाए, टीवी पर बैठकर इन्होंने काफी आंकड़े दिए थे, तो उन आंकड़ों की भी बात होगी अभी। मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों से, आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये कहना चाह रहा था, कितना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ ये देखिए कि अब आने वाले समय में 2027 में कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव बहुत हद तक बचने की कोशिश करेंगे और बार्गेन भी करेंगे। 61 सीटें लेकर कांग्रेस हाशिए पर चली गई, 6 सीटों पर चली गई बिहार में, और साथ ही साथ नुकसान जो है वो आरजेडी को भी हो गया, वहां भी प्रॉब्लम हो गई। इसके बाद चलिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी पहले ही कांग्रेस का विरोध करती रही है, और लेफ्ट जिसको कि यहां पर फायदा हो सकता था, लेकिन लेफ्ट की भी नैया डूब गई, तो लेफ्ट भी पश्चिम बंगाल में अकेले हो जाएगी। यानी विपक्ष इस नतीजे के बाद अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। इसके दूरगामी प्रभाव पर बात तो होगी, लेकिन निहोरा प्रसाद यादव जी, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, खेमचंद शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं। आप दोनों की पार्टी ने कमाल कर दिया। बिहार में एक प्रचंड बहुमत 2010 के रिजल्ट को दोहराया, जिसका अनुमान किसी को नहीं लग रहा था। और निहोरा जी, आपकी पार्टी ने तो रिवाइवल एक तरह से दिखाया है, खासकर पिछले 2 इलेक्शंस के बाद, जहां पर आपका डाउनफॉल चल रहा था। इस बार आपने वो सारी सीमाएं तोड़ दी और उसके बाद 2010 वाले स्टैंड पर दोबारा काबिज हो गए। तो ये करिश्मा कैसे हुआ, इसके बारे में आप लोगों का आकलन क्या है, ये जरा सा आप, निहोरा जी पहले आप, उसके बाद में खेमचंद जी आपके पास आ रहा हूं। निहोरा प्रसाद जी। देखिए, बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के काम और उनके ईमानदारी पर मतदाता काफी प्रभावित थे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार को मदद किया विकास के लिए, और जिसके चलते बिहार में विकास हुआ, इससे भी जनता प्रभावित थी। सबसे बड़ी बात थी विश्वसनीयता के। तेजस्वी कुछ भी घोषणा कर रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे, जनता को उस पर विश्वास कभी नहीं हुआ। और नीतीश कुमार जी
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जनता ने विश्वास किया। ये दोनों के नेतृत्व में और एनडीए जो घटक दल है, इनकी ताकत, इन सारे पांचों दलों के नेतृत्व में जनता विश्वास किया और विश्वास करके मतदाताओं ने वोट किया एनडीए को। तो ये सवाल ये है कि बिहार विचित्र राज्य है। हाँ, इस राज्य में झूठ बोलने वालों को सजा देती है बिहार, और सत्य बोलने वालों को साथ देती है। नीतीश हाँ, कुमार जी ने कभी असत्य नहीं कहा, मोदी जी, जी ने कभी असत्य नहीं कहा। जो भी घोषणाएं किया तो घोषणाएं पूरा किया। ये सबसे बड़ा विश्वास का पात्र ये दोनों नेता बिहार में रहे। तो इसके कारण लोगों ने वोट किया और इसके कारण मदद किया। अब तेजस्वी और कांग्रेस एक तो आपस में ही लड़ते रह गए, और ऐसा लगा तेजस्वी को कि मैं चला हूं तो सरकार बना लूंगा, लेकिन जो सामाजिक समीकरण बनाया इन्होंने, वो समीकरण बिल्कुल कमजोर था। अब बताइए, हम लोगों ने देखा है कि जिस माई समीकरण की बात एक करते हैं, माई समीकरण की महिलाएं एनडीए को वोट किया। एनडीए को वोट किया कई स्थानों पर जो हम लोग को जानकारी मिली है कि अपने पति से भी लड़ गया, लेकिन कहा कि नहीं, हम नीतीश बाबू को ही वोट करेंगे। तो हाँ, ये जो वातावरण बनाया गया बिहार में, इस वातावरण का लाभ मिला और लोगों को विश्वास हुआ कि जिस काम के लिए हम वोट दे रहे हैं इस सरकार को, तो निश्चित रूप से वो सरकार करेगी। हर वर्गों के लिए काम हम लोगों ने किया, हर वर्गों के उत्थान, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम किया। भाई, ये बिहार अगर आप देखा होगा 2005 के पहले तो सड़कें नहीं थी। अगर 5 किलोमीटर चलना हो तो 1 घंटे समय लगता था। आज जो स्थिति बन गई है कि 4 से 5 घंटा में प्रदेश के किसी जिला से आप पटना आ सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ। बिजलियां नहीं थी, 8 घंटे शहर में और 2 घंटे ग्रामीण इलाकों में मिला करता था। आज नहीं, वो 24 तो घंटे ठीक है, आप लोगों ने काम किया तो आप लोगों को मुहर हाँ, लग गया। उसी का लेकिन हाँ, नेहरा उसी का जी, मैं एक फर्क। बात बताऊं, आरजेडी की गलती नहीं है। अगर उन्होंने अच्छे से मैनेजमेंट किया होता, मैं एक आंकड़ा शाम से कोट कर रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही आंकड़ा है, जो मैं लेटेस्ट रिजल्ट देख पा रहा हूं, वो 1,15,12,875 वोट मिले हैं खेमचंद शर्मा जी आरजेडी को बिहार के इलेक्शंस में। 22.99%, मतलब कि 23%। बीजेपी को 20.07% वोट मिले हैं और जेडीयू को 19.28% वोट मिले हैं। दोनों को जोड़ दे तो करीबन 40% वोट, जबकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है वोट शेयरिंग के लिहाज से। कांग्रेस ने समय पर सीएम कैंडिडेट नहीं दिया। वो कहते रहे हम बाद में तय करेंगे, अंत में जाके कहते हैं कि तेजस्वी सीएम बनेंगे। मुद्दों के पेनिट्रेशन में इतना हीला हवाली कर गए, और ये बार बार करते हैं। ये 2024 में इंडिया अलायंस बनाया, नीतीश बाबू कन्वीनर थे, लेकिन उन्होंने ऐसा खेल किया कि वो पूरा गठबंधन ही बिखर गया, और बाद में तिया पाचा करके उसको खत्म ही कर दिया। और फिर 2024 में जो आप लोगों ने देखा, तो काम तो बड़ा शुरू करते हैं जी। विवेक जी, हम लड़े कितने पर? अगर वो वोट प्रतिशत उनको आया तो 143 पर आया, हम 101 पर लड़े तो वोट प्रतिशत स्वाभाविक है घटेगा हमारा। अगर 143 की तुलना करिएगा तो उनसे वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा, वोट बढ़ा। तो इसलिए सीटों के अधिक लड़ने से उनका वोट प्रतिशत परसेंटेज बढ़ा ज्यादा है, है। बल्कि हाँ, परसेंटेज ज्यादा है। हाँ, तो इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि आरजेडी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। बढ़ा नहीं, बल्कि घटा है आरजेडी का वोट प्रतिशत, और इनका वोट टूटे हैं। 2024 के लोकसभा में भी वोट टूटे, इनके जो माई समीकरण बिखरे, और इस बार भी माई समीकरण बिखरे। हम 4 मुसलमानों को टिकट दिया था, हमारे कितने लोग जीते? 2 या 3 जीते। अभी मेरे पास आंकड़ा नहीं आया है कितने जीते, क्योंकि सवेरे से ही टीवी पर उलझे हुए हैं। लेकिन ये तो सबसे बड़ा है कि कहीं ना कहीं
जो जिस पर भरोसा आरजेडी को था अकलियत पर, वो हम लोगों को भी वोट किया। मीटिंग इस वोट वक्त किया बीजेपी मुख्यालय में खत्म हो गई है। बिल्कुल नीरज जी आपके पास वापस लौटूंगा और तस्वीर आती है, तस्वीर रखिएगा स्क्रीन पे। मीटिंग खत्म हो गई, प्रधानमंत्री मीटिंग के बाद निकलते हुए बहुत हद तक बिहार के जो मौजूदा परिदृश्य और जो रिजल्ट आया और जो आगामी कैबिनेट होगी उसको लेकर एक मंथन जरूर हुआ होगा बीजेपी में। हालांकि गठबंधन की बैठक जब होगी तो उसमें तय होगा कि फिर आगे की सरकार की रूपरेखा क्या होगी। खेमचंद शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। फिरोज मंसूरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है फिरोज मंसूरी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खेमचंद शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी नमस्कार विवेक भाई, आपके माध्यम से आपका टीवी पूरे देश में देखा जाता है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूं। बिहार की जनता को सलूट करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी चॉइस के साथ उन्होंने वोटिंग की, एक बहुत अच्छे गठबंधन को उन्होंने सत्ता सौंपी है। और जो उनकी एस्पायरेशन है, उनकी जो बेसिक जरूरत है, वो हमारे नीतीश जी और मोदी जी ने मिलकर पूरी की। चाहे वो स्वास्थ्य की आयुष्मान भारत कार्ड के तहत हो, फ्री राशन की व्यवस्था हो, गाँव गाँव में सड़क पहुंचाने की व्यवस्था हो, उनके खेतों में पानी और खाद की व्यवस्था करना हो, बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी बनाना हो, और 1 करोड़ से ज्यादा बहनों को सीधा सीधा पैसा देके उनकी जो बेसिक समस्या है उनको दूर करने का काम हो। चाहे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विशेष तौर पे जो गरीब जिले हैं वहां पे लोगों को गांव के पास, कस्बे के पास काम देने की व्यवस्था की गई हो, और जो वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स है जैसे लीची है, मखाना है, और वहाँ की संस्कृति में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आर्ट है, आर्ट के उसको एक विश्व स्तरीय मार्केट प्रोवाइड करने का काम हमारी सरकारों ने किया। अब काम है जो हमारे बिहार के युवाओं की एस्पायरेशन है कि बिहार आईटी का हब बने, रोबोटिक का हब बने, चिप मेकिंग का हब बने, फिर से शिक्षा का हब बने। जैसे आदिकाल में वहां पे पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, वैसे ही फिर पढ़ने आए, वहाँ रिसर्च सेंटर बने। उन सभी चीजों पे काम हमारे मोदी जी और नीतीश जी मिलके करेंगे, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी मिलके करेगी। जो हम 5 पांडव हैं, 5 हमारे जो पार्टनर्स हैं, सब मिलके उस पे काम करेंगे। और मैं अपने पार्टनर्स को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। अभी हमारे सहयोगी मित्र के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और हम सब लोग परिवार के तौर पे हमने चुनाव लड़ा है। आपने देखा होगा कि हमारे जेडीयू के, एलजेपी के जितने भी प्रवक्तागण, नेतागण बात करते थे टीवी पे, हम सब लोग एक सिंक अप होके बात करते थे। और वहीं जो महागठबंधन वाले हैं, ऐसा लगता था कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की टांग काटने में लगे हुए हैं, क्योंकि वहां पे सत्ता का लालच था। हमें सेवा की हमारी भावना थी कि हमें सत्ता सेवा के लिए चाहिए, बिहार के विकास के लिए चाहिए। बिहार को फिर से जंगल राज में ना झुक जाए, बिहार ना चला जाए, उसे रोकने के लिए हमें प्रयास करने हैं। तो जो हमारी अच्छी नीयत थी, उस नीयत ने हमारे को कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ लोगों के बीच में भेजा। हम संकल्प पत्र लेके गए नीतीश जी का, मोदी जी का, और हमारे लाखों करोड़ों जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, सभी 5 पांडवों की पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने, उसका ये परिणाम है। वो सभी बधाई के पात्र हैं। ऑब्वियसली हमारा नेतृत्व बधाई राहुल का जी पात्र है। तैयारी कर रहे हैं वोट चोरी वाला, अच्छी तैयार बात है रहिएगा आप लोग। विवेक भाई, वो जितना नाटक स्क्रिप्ट नौटंकी तैयार हो करेंगे रही है। उतना ही पिछली बार ज्यादा हाइड्रोजन बम फोड़ा था, इस बार नाइट्रोजन बम ले आएंगे वो। विवेक भाई, अब की बार बिहार में सिर्फ और सिर्फ जेडीयू और बीजेपी ने रिकॉर्ड नहीं बनाया है, कांग्रेस हाँ, ने भी रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा। नेशनल पार्टी का सबसे बेकार परफॉर्मेंस आज बिहार में है। और जितना वो आडंबर करेंगे, जितना विदेशों में जाके भारत को अपमानित करेंगे, भारत हाँ, की सेना को अपमानित करेंगे, भारत के बारे में गलत बयानबाजी करेंगे, उतना ही आने वाले समय में अन्य अन्य स्टेट में उनका ऐसा ही हाल होने वाला है। जब तक आज की जो पॉलिटिक्स है, जो मैंने समझा है, आज की पॉलिटिक्स में आज भारतीय चाहता है जो सकारात्मक बात करे उसको आगे ले जाना है, जो रोड मैप प्रस्तुत करे, सिर्फ वायदे नहीं। मैंने वायदे प्रस्तुत कर दिए, लेकिन कोई रोड मैप नहीं है, कहाँ से रिसोर्स आएंगे, कैसे एलोकेशन होगा, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो उसको मौका नहीं देना, मौका देना है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, जो डिलीवरी कर सके, जो रोड मैप प्रस्तुत कर सके, जो कन्विंस कर सके, जिसके पास जी। एक डिसिसिव लीडरशिप हो। तो वो आज एनडीए के पास है, मोदी जी के रूप में, नीतीश जी के रूप में। और उसी का परिणाम आज आप देख रहे हैं। और मैं साथ के साथ आप जैसे नेशनलिस्ट जो मीडिया हाउसेज हैं, उनको भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने अनबाइज्ड तरीके से जनता की बात रखी, सबकी साइड रखी, गलत को गलत कहा, सही को सही कहा। उससे भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत अधिक मदद मिली। जी ठीक है, आपके पास खेमचंद जी वापस लौटेंगे, फिरोज मंसूरी के पास जो है, लेकिन हमारे यंग सेफोलॉजिस्ट यश अवस्थी जी को भी आप लोगों को बधाई देनी चाहिए। इनके प्रिडिक्शंस काफ़ी क्लोज रहे हैं और हालांकि नीतीश बाबू को एंटीसिपेट करने में थोड़ा सा कहीं मिस हुए हैं, लेकिन मैं अगर इनके प्रिडिक्शंस को बताऊं
तो इन्होंने बीजेपी को 70 to 90 कोट किया था और बीजेपी 89 सीट पर इस वक्त है, 82 जीत चुकी है, 7 पर लीड कर रही है, 15 सीटों की बढ़त उनको दिख रही है। इन्होंने एलजेपीआर को 18 सीटें कोट करी थी, 14 से 18, और एलजेपीआर इस वक्त 17 सीटें जीत चुकी है, 2 सीटों पर लीड कर रही है। टोटल 19 सीटें एलजेपीआर जीतने जा रही है। हम पार्टी को 2 से 5 दी थी, वो भी दायरे में है, लगभग 5 के आसपास। जी 4 है अभी, 4 हैं अभी, 4 के आसपास हम पार्टी इस वक्त चल रही है। कांग्रेस को इन्होंने 7 से 12 दी थी, जो ब्रैकेट था इनका। कांग्रेस 6 सीटों पर है। शिवानंद उलियालकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिवानंद उलियालकर जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो इन्होंने कांग्रेस को 7 से 12 प्रेडिक्ट की थी, कांग्रेस को 6 सीटें आई है, वो भी बहुत क्लोज माना जाएगा। बस ये मिस कर गए आरजेडी और जेडीयू का अनुपात लगाने में। एआई इनका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें क्या फैक्टर ये मिस कर गए, ये बताएंगे आपको यश। आप एंटीसिपेट नहीं कर रहे थे कि नीतीश बाबू की जो है वो सुनामी आ जाएगी और नीतीश और मोदी जी की सुनामी आ जाएगी बिहार के इलेक्शन रिजल्ट्स में। जी तो मैं विवेक सर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी स्पष्टता के साथ हमारे प्रेडिक्शंस को रखा। इसको आगे कंटिन्यू करते हुए मैं यह बताता हूं कि जब भी सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, वो मुद्दों पर काम करता है कि क्या क्या मुद्दे। नहीं, आप जेडीयू को एंटीसिपेट क्यों नहीं कर पाए? जी, जेडीयू का एंटीसिपेशन का कारण ये रहा, एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं डोर टू डोर कैंपेन। वो डोर टू डोर कहते हैं कि चुनाव की पिछली रात में, एक रात पहले कभी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि उस रात में भी बहुत कुछ कैंपेनिंग हो जाती है और बहुत कुछ इफेक्ट्स हो जाते हैं। मेरी टीम ने अभी मुझे डेटा भेजा है, वो बता रहे हैं कि 20 से 24 सीट्स ऐसी हैं जिसमें अंतर 4000 वोट से कम है। तो 20 से 24 ही सीट्स का जो मार्जिन है वो आपको यहां पर दिख रहा है। हो सकता है थोड़ा सा 4-5 सीटों का फर्क और आए, लेकिन उसका कारण ये रहा कि भाई जो एक दिन पहले हमारा डेटा जो रहता है वो 10 तारीख की रात्रि 10 बजे तक का था। तो इसके बाद कहां इंटरसेप्ट करना रहता है, 10, 15, 20 का मार्जिन ये आता है कि रात भर में आदमी। मतलब आप कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में कुछ अंतर आ गए, कुछ फैक्टर्स के अंतर आ गए, जिसकी वजह से मेजॉरिटी जो अंतर आया है इन 20 सीटों का, जो कम वोटों का है, वो अंतर जो है वो सेकंड फेज में है। फेज 1 बिल्कुल प्रिसाइसली प्रिडिक्टेड है। फेज 2 में जो है 20 सीटों का अंतर जेडीयू आरजेडी का आया, उसका कारण ये था कि शायद सोशल मीडिया पेनिट्रेशन, सोशल इंजीनियरिंग में आरजेडी इतनी कमजोर रही है और जेडीयू एनडीए की सहायता से, एक संगठन की सहायता से इतनी मजबूत रही है कि एक दिन पहले जो नैरेटिव बिल्ड होते हैं, कभी कभी मन बदल दिए जाते हैं, वो शायद ये करने में नाकाम रहे हैं। और उसका कारण ये रहा है कि जैसे कुछ टॉपिक्स यहां पर जो मेरी टीम ने मुझे भेजे हैं कि इन्होंने लेट कैंडिडेट अनाउंसमेंट किया था। तो जब लेट कैंडिडेट अनाउंसमेंट आप करते हैं उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, लेकिन अंत में उन लीडर्स को जिनको टिकट्स प्राप्त नहीं हुए या जिनको पार्टी से निकाला भी गया है, तो यहां पर एक आंकड़ा था 27 लीडर्स को चुनाव के आसपास पार्टी से निकाला भी था आरजेडी ने। तो वो पार्टी कुछ निर्दलीय लड़े, कुछ पार्टी में रहकर भी, यहां पर उनके साथ रहकर भी उनको हानि नुकसान कर गया। इसके कारण एक रात पहले 20 से 25 सीट का अनुमान यहां पर फर्क आ रहा है। और उसका कारण यह है कि कभी कभी कुछ चीजें रहती हैं जैसे जिसमें आरजेडी जो है काफी पिछड़ी हुई है, और इसका यह भी एक चीज है कि इससे यह सिद्ध होता है कि आरजेडी का कोर वोटर जो है उसका इरोजन हो चुका है, वो पूर्ण रूप से। तो वो तो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया कि जो कोर वोटर था, एमवाई समीकरण जिस पर आरजेडी अभी तक चल रही थी, वो कोर वोटर जो है वो साइड हो गया, क्योंकि उसमें यादव वोटर्स में भी बिखराव नजर आया और मुस्लिम वोटर्स में भी बिखराव नजर आया। हुलियालकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद फिरोज मंसूरी जी आपके पास आऊं, क्योंकि कांग्रेस नहीं, आरजेडी के लोग अब कह रहे हैं हुलियालकर भाई कि कांग्रेस नहीं बेड़ा गर्क कराया है, वरना तो हम ठीक ठाक सीटें ले आते। ना तेजस्वी जी को दिल्ली का चक्कर लगाना होता, ना दरवाजा खटखटाना होता, ना अपनी सीएम पद की मंजूरी लेनी होती, ना इतना आप लोगों ने लेट किया होता, और ना ये दिन देखना पड़ता। तो आपको ही विलन बनाए जाने की तैयारी है अब। विवेक जी, गुड इवनिंग पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, थैंक यू फॉर द ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग को हम थैंक यू बोलते हैं, उनको मिठाई भी खिलाएंगे जल्दी। जोशी जी को, संधू जी को। दूसरी बात, वोट चोर गद्दी चोर से जिस तरह से 10,000 रुपए गवर्नमेंट का पैसा, उसमें 10,000 रुपए लालच देके जिस तरह से लोगों को जुमला सरकार बनाया, ये अच्छी बात नहीं है। युवा युवती को रोजगार नहीं दे रहे, महंगाई चरम पक्ष पर है, आज भी पलायन बड़े मायने में है, और लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है, शराब घोटाला है। नरेंद्र मोदी जी 11 साल में कौन सा कंपनी लगाया? फैक्ट्री तो गुजरात में लगाया, लेबर तो बिहार से लेते हैं, कौन सा अच्छा काम किया? नीतीश कुमार जी 20 साल से वहां बैठे हैं, नीतीश कुमार जी का पार्टी तोड़ने का अमित शाह जी और मोदी साहब ने कोशिश किया। इस वजह से
ये देखिए मतलब अपनी जिम्मेदारी एक पैसे की नहीं लेनी आप लोगों को। विवेक जी मेरे कुछ को बात तो तो करने दीजिए। कुछ तो गलतियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवकूफ नहीं होता। उलियालकर भाई, विवेक जी मेरी देखिए, कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अच्छा विवेक सर सुनिए तो, आप 16 या 18 साल से आप मीडिया में हो, आप है सर, और आपको मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेज आपको है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको कुछ अक्कल नहीं है या तेजस्वी को, राहुल गांधी जी को कुछ भी नॉलेज नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हुआ क्या नहीं है इसमें, जैसा नेपाल जैसा सेम इंडिया में हम करने जाएंगे, आंदोलन करेंगे, मैसेज पब्लिक में उतरेंगे। नेपाल जैसा इंडिया में छोड़ेंगे नहीं। नेपाल जैसा करेंगे, ये क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ हिसाब तो नहीं होगा। ये किस तरह की धमकी है? आप नेशनल चैनल पर बैठकर बोल रहे हैं कि आप नेपाल बना देंगे हिंदुस्तान को। अरे न्याय मांगेंगे, हक मांगेंगे। अरे तो न्याय मांगना, हक मांगना दूसरी बात है। नेपाल में आपको पता है क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ है सर? नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं? इतनी हिंसा, इतनी आगजनी, इतने ऑफिसर्स जला दिए गए, पार्लियामेंट में आग लगा दी गई। आप कह रहे हैं नेपाल बना देंगे? युवा युवती को इन्होंने कौन सा, मेरे को एक समझ में नहीं। अगर बीजेपी चुनाव जीत जाए, एनडीए चुनाव जीत जाए, तो आप कहेंगे हम नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, श्रीलंका बना देंगे। विवेक सर एक सेकंड बात नहीं, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। मैं आप ही को पूरा टाइम दे रहा हूं, मैं चाहूंगा आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। आपने क्यों बोला ऐसे? मैं इसको ब्रेकिंग न्यूज में हेडलाइन में भी चलाऊंगा कि कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान आया। विवेक जी, हम न्याय मांगेंगे, पब्लिक में उतरेंगे, युवा युवती को रोजगार नहीं दिया, किसान, एक समझ में नहीं आया, मजदूर परेशान है, मुस्लिम परेशान है, किसान परेशान है, युवा युवती परेशान है, जीएसटी के छोटे छोटे बिजनेस परेशान है, फिर भी बीजेपी को वोट जा रहे। अरे यार, ये छोटे बच्चों को भी पता होता है। और नरेंद्र मोदी जी आज 3000 ग्राम आरडीएक्स लाल किले के पास मिलता है, और भूटान जाके अदानी के साथ एग्रीमेंट करते हैं हाइड्रोजन का। ये अच्छी बात नहीं है, देश के लिए धोखा का घंटी है सर। कभी ना कभी हिसाब तो होगा। नहीं, तो क्या हिसाब होगा? कहना क्या चाहते हैं आप? नहीं, क्या हिसाब होगा? क्या कहना चाह रहे हैं आप? खुल के कहिए ना। बात दबा के और ढक के कहने की क्या आवश्यकता है? मंशा बताइए क्या है? देखिए मैं बहुत खुला आदमी हूँ, मेरी नीयत बहुत साफ है, मेरी हिंदी थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, लेकिन मैं बात बहुत सीधी और साफ करता हूँ और साफ सुनना पसंद करता हूँ। उलियालकर जी, आप जो कह रहे हैं खुलकर कहिए कि हिसाब होगा का मतलब क्या है? नेपाल बना देंगे का मतलब क्या है? विवेक सर, युवा युवती को रोजगार नहीं, महंगाई चरम पर। नहीं, हिसाब होगा का मतलब क्या? धमका रहे हैं आप चैनल पर। हाँ, ज्ञानेश कुमार को हम छोड़ेंगे नहीं। इसका क्या? अब ये देखिए, अब आप सीईसी को धमकी दे रहे हैं आप उसको, और नहीं छोड़ेगा का मतलब क्या? ये बताइए। चलिए, अरे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खींचेंगे, पब्लिक में उतरेंगे, हिसाब तो होगा। जब उनके दो दामाद आईएएस है, दोनों लड़की आईआरएस है, वो कैसा हुआ, क्या हुआ, अमित शाह जी के साथ कितना दोस्ती है, कितना आउटगोइंग इनकमिंग कॉलिंग है, व्हाट्सएप है, सब डाटा हमारे पास है सर। टाइम आने दो, थोड़ा टाइम दीजिए, हिसाब तो होगा। और अमित शाह जी 5 स्टार में बैठ के कैमरा बंद करके किसके साथ मीटिंग किया? गुजरात से क्यों 10 आईएएस ऑफिसर को लेके आया बिहार के लिए? क्या क्या किया? मैं तो कहता हूं, फिरोज मंसूरी जी, खेमचंद शर्मा जी, कांग्रेस से पूरी प्लानिंग कर रखी। निहोरा प्रसाद यादव जी, आप देख लीजिए उलियालकर जी किस तरह से खुलेआम। अब हालांकि बाद में कह रहे हैं हम आंदोलन की बात कर रहे हैं, हम आंदोलन से हिसाब लेंगे। खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद फिरोज मंसूरी जी आ रहे हैं। एक सेकंड दीजिएगा खेमचंद जी, जल्दी से आपका रिएक्शन, क्योंकि फिरोज मंसूरी काफी देर से वेट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो अवस्थी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। मैं भी टेक्नोक्रेट हूँ, मैं भी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ, आईटी में पिछले 20 ईयर से हूँ। अच्छी बात है, अच्छा सिस्टम है, उसको और इम्प्रूव करिए और इफेक्टिव बनाइए, और हमारे डेवलपमेंट में भी, देश के विकास में भी, विकसित भारत बनाने में भी इसका बहुत ज्यादा अलग अलग फैक्टर्स में यूज हो सकता है। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता पे आज मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि आज हम जीतते हैं, वो हारे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अभद्र टिप्पणियां की हैं। मैं आशा करता हूं कि वो कम से कम सोचेंगे, विचारेंगे, जो उन्होंने बोला है नहीं, वो ना सिर्फ अभद्र है बल्कि इलीगल भी है। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब सोचिए आप लोग कि वो कह रहे हैं हम इसको सड़क पर लेकर जाएंगे, क्लियर कह दिया आज देखिए, वो हारे, नेपाल बना देंगे, हिसाब देना होगा। आप समझिए कि लाइन क्या है। देखिए, उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में बहुत ही अभद्र टिप्पणियां की हैं। मैं उस पर आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज अपनी जीत की खुशी में आज उनको माफ करूंगा। फिरोज मंसूरी जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। फिरोज मंसूरी जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। फिरोज मंसूरी जी, उसके बाद निहोरा जी आपके पास आ रहा हूं जी। सवाल पूछिए, सवाल क्या है? सवाल? कोई सवाल छोड़ा उलियालकर जी ने आज के बाद? मुझे लगता है सवाल नाम के शब्द को हटा देना चाहिए डिक्शनरी से, जिस तरह का सवाल उन्होंने दागा है। बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा 10,000 रुपया देकर वोट खरीदे गए ऑफिशियल तरीके से। देखिए,
उन्होंने कहा चुनाव रिग्ड है, उन्होंने कहा सड़क पर उतरे हैं, उन्होंने कहा हिसाब देना होगा, उन्होंने कहा नेपाल बना देंगे। और अब सवाल पूछ रहे हैं। विवेक जी, 14 करोड़ बिहार की जनता ने जवाब दे दिया है। बिहार ने बता दिया है कि नीतीश कुमार जी का जो डेवलपमेंट है वो 14 करोड़ जनता के अरे भाई दिल में कहां जाके मान बस रहे हैं, गया। कह रहे हैं रिग्ड है, हम सड़क पर आप- जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। जी देखिए, ये जीत कैसे हो गई है आपको बता देते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। हाँ, ये जो अनावश्यक डिबेट में ले जाके चल रहे हैं ना, उसके लिए बिहार की जनता ने मैंडेट नहीं दिया है। मैंडेट 14 करोड़ जनता ने बहुत ही गंभीरता के साथ एक ऐसे लीडर को दिया है जो लोहिया और कर्पूरी के बाद एक लंबी लाइन खींचा है उन्होंने, और उनके पूरे विरासत को लेके काम किए हैं। आज नीतीश कुमार जी एक रिफॉर्मर के रूप में जाने जाते हैं। केवल राजनेता और लीडर और मुख्यमंत्री नहीं होगा नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 साल में एक रिफॉर्मर की तरह काम किया है, समाज के सभी वर्ग को लेकर साथ किया। तो जहां पे जाति व्यवस्था, तमाम तरह की कुरीति थी, तमाम तरह की विसंगति थी, बिहार के फटेहाल बदहाल, बिहार के वो खटारा बिहार को जो है आज उन्नत और उन्नतशील बिहार लाए। ये बहुत बड़ी जीत है। इसलिए आज की इस जीत में मैं समझता हूं कि बिहार की 14 करोड़ जनता शामिल है, और हुलियाकर जी का दिल भी अंदर से खुश है। आप देखिए, हुलियाकर जी अंदर से बहुत अच्छे आदमी है। ऐसा नहीं, इस कांग्रेस बात ने को भी विवेक जी मानिए। कांग्रेस ने भी छक्का आज लगाया जो भाई बोल साहब, रहे आप हैं हल्के मत शर्मा लीजिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज उनकी बात को समझिए, आज साहस का काम है भाई। विवेक जी। जी इतना आसान नहीं है आज के डेट में ये लैंडस्लाइड जो आपका जो विक्ट्री है उसमें कोई प्रवक्ता खड़े होके आके बात करना, जबकि शीर्ष नेतृत्व को आके इसकी जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी, बतानी होगी कि कहां चूक कौन हो आया गया। मुझे बताइए उनको ना। बताना होगा आप कि लोग फिरोज NGO भाई, के- मतलब मैं कभी कभी नहीं समझ पाता हूं, आप लोग ऐसे विवेक जी। एकदम सीधे साधे होकर बात नहीं, करते हैं। नहीं, आप लोग ऐसे, आप लोग चीज जैसे है, विवेक नादान जी, कक्षा एक देखिए में पढ़ने विवेक वाला जी, बालक हो, विवेक कुछ जी, नहीं, सामने आके जिम्मेदारी लेनी विवेक होगी। जी, चुनाव आप खत्म मुझे हो चुका बताइए, है। तेज चुनाव प्रताप खत्म हो यादव, चुका है। 2 लाइन सुन लीजिए। तेज प्रताप यादव और मुकेश सहनी के अलावा कौन आया सामने जिम्मेदारी लेने? राहुल जी आए जिम्मेदारी लेने, तेजस्वी यादव आए जिम्मेदारी लेने। मैं कह रहा हूं बड़ी प्लानिंग चल रही है, इस मैंडेट को चैलेंज किया जाएगा और इस पर क्वेश्चन भी किया जाएगा। आप कह रहे हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री है, देश कह रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, चैनल्स कह रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अगर जो लाइन आप कह रहे हैं, अगर इस बात में एक पैसे का भी दम होता तो इस इलेक्शन में अभी तक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते और कहते इस मैंडेट को हम स्वीकार करते हैं। नहीं आया अभी तक स्टेटमेंट, मतलब समझिए सबसे कि ये लड़ाई आगे जाने वाली है। विवेक जी, आपको मैं हल्का सबसे लग रहा बड़ी होगा बात आपको कह अभी, देता लेकिन हूं। आने वाला 1-2 हफ्ता बहुत नहीं, गर्म नहीं, होने मैं वाला आपको है। बता देता हूं ना। फिरोज मंसूरी जी, उसके बाद में न्योरा जी आपके पास आ रहा हूं। क्लियर कर देता हूं विवेक हाँ। जी। इन सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन की निष्क्रियता और गंभीरता और अदूरदर्शिता यह थी कि इनको मुद्दे थमा दिए गए थे, इनको ये पता ही नहीं है। ये वोट चोर का जो मुद्दा है, ये जो SIR का मुद्दा है, ये दिया गया था। जब भारत की राजनीति में आप अपने अराइवल की मुद्दे को ही नहीं समझ पाते हैं, आपको वो मुद्दे दिए सर गए थे, मुद्दा आपने उस आधारित मुद्दे बात को आप लेके कर रहे हैं, चल वो दिए। ये नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन करप्ट है, वो कह रहे हैं इलेक्शन रिग्ड है। वो अरे भाई, वो ये कह रहे इससे बात आगे चली गई। वो 14 अरे करोड़ अभी जनता कह रहे ने हैं वो। मैंडेट दे दिया भाई और उनका साहब। कोई भी शीर्ष लीडर आया नहीं है बिहार ने सामने बता बात करने दिया के लिए और कि कहने के लिए। नीतीश कुमार है, आप अभी नीतीश भी ही है, आप नीतीश अभी भी कुमार है, 12 नीतीश घंटा कुमार पीछे की हैं बात फिरोज है। मंसूरी जी। कहीं नहीं है। आप 12 घंटे आप कोई पीछे हैं। बात ही नहीं है। आप 12 घंटे पीछे हैं अभी भी कोई टिप्पणी एनालिसिस के नहीं। मामले में। अब देखिए अब क्या होने वाला है, अगले 2-3 दिन की बात मैं कर रहा हूं। न्योरा प्रसाद जी, आप इसको समझिए थोड़ा सा क्या होने वाला है। जो बात शिवानंद जी कह रहे हैं उस बात में सीरियसनेस, उसमें दम, उसमें गंभीरता है, इसलिए क्योंकि उनकी प्लानिंग, अब उनकी पॉलिटिक्स और उनकी रणनीति उस तरफ जा रही है। आने वाले 2-3 दिन में जो स्क्रिप्ट होगी उसी तरफ जाएगी। न्योरा जी कुछ कह रहे हैं? न्योरा जी थैंक यू। मैं विवेक जी समझता हूं कांग्रेस और RJD के। अच्छा ये बताइए, देश में कोई भी प्रधानमंत्री का चुनाव हो या मुख्यमंत्री का चुनाव हो, यानी राज्य का चुनाव हो या केंद्र का चुनाव हो, किसी ने आज खड़े होकर कहा कि अमुक तारीख को मैं शपथ लूंगा? ये पहली बार बिहार में इस तरह की बातें कही गई कि मैं अमुक तारीख को शपथ लूंगा। एक दूसरी बात,
ये संविधान लेकर घूमते हैं राहुल गांधी जी, हम्म, तो संवैधानिक संस्थाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? जिन संवैधानिक संस्थाओं पर अटैक करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर, तो इलेक्शन कमीशन तो संविधान का क्या मतलब है? क्यों आप संविधान लेकर घूमते हैं? हाँ। सारे काम संविधान के छुप छुप कर, संविधान से छुप कर सारे गैर संवैधानिक काम करने वाले राहुल गांधी जी हैं और कांग्रेस है। तो ये जनता इस बात को समझती है कि आखिर राहुल गांधी संविधान लेकर चलते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर चोट करते हैं। अगर पीछे की बात में जाऊं तो ये तो बहुत सारे सवाल कांग्रेस से उठ सकते हैं, लेकिन मैं वो सवाल नहीं उठाना चाहता। मैं इतना ही उठाना चाहता हूं कि चाल चलन कांग्रेस और आरजेडी के बिहार की जनता ने जाना कि यूं ही ये बात करते हैं, लेकिन जब अवसर दिया गया इन दोनों पार्टियों को, 55-60 साल कांग्रेस ने शासन किया और 15 साल राष्ट्रीय जनता दल शासन किया। किस प्रकार शासन किया बिहार की जनता जान रही थी, परख लिया था, देख लिया था। इसलिए बिहार की जनता वो गलती करने के लिए तैयार नहीं थी। 20 वर्षों में जो एनडीए की सरकार थी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, 20 वर्षों में जो काम किया वो जनता का विश्वास जगा कि यही पार्टी, यही गठबंधन और यही नेता बिहार के स्वरूप को और बदल सकता है। तो लोगों ने वोट किया। विवेक सर, हमने क्वेश्चन चुनाव आयोग को बोलने के बाद इनको कि भाई साहब को क्यों मिर्ची लगता है? और संविधान की बात कर रहे हो। 2023 में चंद्रचूड़ सुप्रीम चीफ जस्टिस को हटा के अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और एलओपी राहुल गांधी जी को लिया, और दोनों मिलके वो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी सर ने दोनों मिलके चुनाव आयोग का रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करना। हड़बड़ी क्यों हो गया भाई? इतना क्यों हड़बड़ी हो गई? 400 पार तो सबक सिखा दिया, राम ने तो सबक सिखा दिया। गाय काटने वाले से चंदा लेते हो, कौन सा अच्छा काम किया? नीतीश कुमार जी जंगल राज चल रहा है आज भी बिहार में, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। और तुम लोग छुट्टी के दिन संडे 10-10 हजार रुपए डाल के लोगों को फुसला के चुनाव आयोग से फायदा उठा के चुनाव 20-20, 50-50 हजार रुपए हर घर पे बांटे हो। हाँ, चुनाव आयोग आंख बंद करके चुप बैठे थे। हमको सब पता है, बीजेपी का तोता बन के बैठा था वो। कर्नाटक में आप लोग नहीं दे रहे हैं क्या? हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी कर्नाटक में तो आप लोग भी दे रहे हैं। देखिए सर, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं हम। हाँ, वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं। वर्तमान में स्कीम चल रही है ना कर्नाटक में। देखिए, हमने सर माई योजना 2,500 दे रहे थे। बस फ्री, सिलेंडर 500, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे, और माता भगिनी को भूमि अधिकरण दे रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में लेके आ रहे थे। इन्होंने कौन सा गरीब आप को दे तो वेलफेयर, ये दे तो फिर आपको इसमें आपत्ति हो जाती है। और देखिए, थैंक यू फॉर द ज्ञानेश कुमार सर, और थैंक यू अमित शाह जी, थैंक यू नरेंद्र मोदी सर, और थैंक यू वो जो मोदी जी को थैंक यू करते रहिए। मोदी जी गमछा घुमा के पूरे देश से कांग्रेस को उड़ा दिए हैं। आज फिर गमछा घुमा रहे थे मोदी जी। अरे सर, गमछा से गोल गोल घुमाते हैं और कांग्रेस गायब। अरे वही गमछे से उनको भगा देंगे। थोड़ा रुकिए, 3-4 दिन रुकिए, हिसाब तो होगा। क्या हिसाब होगा? ये बार बार जो आप कह रहे हैं, क्या हिसाब होगा? मैं देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बड़ा साफ दिल का आदमी हूं। देखिए, आपको विवेक सर खुले तौर पर बात करना पसंद करता हूं। आप मुझे बताइए क्या हिसाब कर लेंगे आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप सड़क पर उतरेंगे, आप क्या कर लेंगे? अच्छा सुनिए, अभी ज्ञानेश कुमार जी के साथ संधू और जोशी जी दोनों रिजाइन दे रहे। आज कल देखिए, दोनों रिजाइन देंगे, पूरा बाहर मीडिया में आएंगे, खुद बात करेंगे। देखो तो टेलर तो ये तो टेलर है, पिक्चर बाकी है। उन्होंने अंदर, हमारे भी लोग हैं, हमारे भी IAS IPS अंदर लोग बैठे हैं। इन्होंने क्या क्या किया कांड हमको सब पता है। और इन्होंने गुजरात से 10 IAS ऑफिसर को लाके बिहार में अमित शाह जी क्या क्या किया है, सब वीडियो हमारे पास। नियोरा जी, खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नियोरा जी कुछ कह रहे हैं। खेमचंद जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, किसानी कह रहा हूँ कि नायक फिल्म में जो अमरीश पुरी ने रोल अदा किया था, वही देश में रोल अदा करना चाहते हैं। तो आप रोल अदा करिएगा
तो देश कमजोर नहीं है, तो देश में भी आपको पटकनियां देगा और सबक सिखाएगा। इसलिए कोई दूसरा प्लानिंग अगर बना रहे हैं जी। विस्फोट वगैरह कराने का, वो कराने का, तो देश में नहीं चलने वाला है। जी खेमचंद जी कुछ कह रहे हैं, खेमचंद जी। देखिए, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, आज से नहीं, लगातार वही काम ये कर रहे हैं। लोगों को भड़काने की भी कोशिश की है, देश में नहीं विदेश से भी भड़काने की कोशिश की है। विदेशी एजेंसी के साथ भी इन्होंने कोऑर्डिनेशन में काम किया। पूरा देश देख रहा है। बिहार की जनता जो बहुत जागृत है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, उन्होंने सब बहुत बारीकी से देखा। और जितना राहुल गांधी ने प्रचार किया, उतना ही कांग्रेस का बंटाधार बिहार में हो गया। और जितना वो ज्यादा प्रचार करेंगे, उतना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा होने वाला है, क्योंकि वो नकारात्मक व्यक्ति हैं, नकारात्मक बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सकारात्मक बात करता है। अभी वो डराने धमकाने की बात कर रहे हैं, इसी को हम हटा देंगे, इसी को देख लेंगे, हम इसको देख लेंगे, हम उसको देख लेंगे। आप सबको देख लें, आप अपने नेता को जिस दिन देख लेंगे, उस दिन आपकी पार्टी सही रास्ते पे चल निकलेगी। जब तक आप अपने नेता को नहीं देखेंगे, गांधी परिवार को नहीं देखेंगे, तब तक आपका भला कभी नहीं हो सकता। आप हारे हैं, आपके साथ सहानुभूति है, और सहानुभूति में इसीलिए मैं आपसे ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन जो शब्द आप बोल रहे हैं, सिर्फ आप नहीं बोल रहे, बाकी के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, ये ना सिर्फ फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, बल्कि एक साजिश की शिवानंद जी मूवी कुछ कह रहे है। हैं। जी और शिवानंद मैं- जी कुछ कह रहे हैं। शिवानंद जी कुछ कह रहे हैं आपको। शिवानंद जी सर, हमने चुनाव आयोग को क्वेश्चन करने के बाद बीजेपी को, जेडीयू को इतना मिर्ची क्यों लगते भाई? क्यों? अरे अरे, महंगाई कितना चरम है, महंगाई चरम पर। आप सर 1,000 रुपए लेके मार्केट में जाइए, पहला 2-2 थैली भर के आता था, आधा भी नहीं भरते। महंगाई कितना चरम पर है। युवा युवती को रोजगार नहीं दिया। आप लोग एग्जाम लीक करते हो, छात्र को पीटते हो, फिर भी बीजेपी को वोट जाता है, फिर भी जेडीयू को भी वोट जाता है। इसलिए ज्ञानेश कुमार जी जिंदाबाद, ज्ञानेश कुमार जिंदाबाद, ज्ञानेश कुमार जिंदाबाद। हम ज्ञानेश कुमार जी को थैंक यू बोलते हैं, और युवा युवती को मैसेज जाएगा नहीं, अगर बहुत जल्दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आप चुनाव नहीं कराएंगे तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ अमेरिका से चुनाव कराएंगे? शिवानंद जी, कौन चुनाव कराएंगे? विवेक सर, 2023 में आदरणीय देश के पंतप्रधान मोदी साहब, अमित शाह जी, चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस थे, चंद्रचूड़ साहब को हटा के उन्होंने अमित शाह जी को लिया, और एलओपी राहुल गांधी जी वैसे थे। तो इन्होंने सर ये एलिगेशन लेकर आप जनता के बीच नहीं गए इतने दिनों से। बात चुनाव जीतने की है, बात मुद्दों को पेनिट्रेट कराने की है। सर सुनिए, इन्होंने संडे के दिन 10-10 हजार रुपए डाला, और डेली 20-20, 50-50 हजार रुपए लोगों में बांट रहे थे। चुनाव आयोग तोता बन के तो चुप सरकार बैठे थे। स्कीम चलाएगी दूसरी ना बात, सर, सरकार ने दिया है, ये लोग क्या बांटेंगे? बिहार की सरकार ने ट्रांसफर किया। संडे के दिन, डिजिटल जमाना है सर। संडे छुट्टी के दिन। अच्छा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं आता कभी संडे को? हाँ? आपके अकाउंट में कभी ट्रांसफर नहीं आता संडे को? आप सर, देखिए, अब सही जवाब दीजिएगा। अब आप सही जवाब आता है ना सर। फिर लेकिन बीजेपी ने नहीं डिजिटल भेजा। बैंकिंग तो 7 दिन चलती है सर, 24 घंटे सर, चलती है। बीजेपी क्या ने बात नहीं कर रहे हैं? भेजा, नीतीश कुमार जी ने भेजा। तो ये फर्क है ना। जी, पैसा पाकिस्तान से नहीं आया। फिरोज मंसूरी जी, बाबा 2000 करोड़ रुपए बनाता है। अमित शाह जी का सपोर्ट बिना 2000 करोड़ बनाता है क्या? फिरोज मंसूरी, कितने चांगुर बाबा चुपे अब हुए देखिए, हैं कहने को तो 2 लोग ये भी कह देते हैं धरती चपटी है। क्या करें उसका? देखिए अभी फिरोज मंसूरी आज जो चीज हुलियारकर जी बोल रहे हैं वो बिल्कुल उनको राइट है, ठीक है, आप बोलिए, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बात जनता के बीच में आके बात करनी चाहिए थी। हाँ। जनता के बीच में अगर आप आते, जनता को बताते, जनता को अगर कहते कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, जैसा कि आपने पहले कहा, और जितनी बात आपने पहले कहा, जनता ने इस चीज को नहीं देखा, जनता ने इस चीज को नहीं सुना। जो अभी मैंडेट सामने आ रहा, हम लोग तो मैंडेट देख रहे हैं। अब ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं हुलियारकर जी, हो सकता है, इसको इनकार नहीं की जा सकती है, लेकिन वो चीज सामने आने दीजिए, वो भी जनता उसको देख लेगी। हिसाब होगा नेपाल, जब जनता नेपाल की तर्ज पर हिसाब जनता का ही मैंडेट है ना। नहीं, नेपाल की तर्ज जनता पर का हिसाब मैंडेट होगा। है, जनता वो कह रहे हैं नेपाल की तर्ज पर हिसाब होगा के तौर पे नहीं जी, ठीक है, मान लिया, वो ठीक हिसाब है। देखिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, कोई भी बात आप कीजिएगा, आपको जनता के बीच आके बात करनी होगी। अगर कुछ गलत है, अगर कुछ भी आपको लगता है, जनता के बीच आनी होगी और जनता से मैंडेट लेना होगा। एक सवाल जल्दी से मैं यश से ले लेता हूं, यश अवस्थी से, कि क्या उन्होंने इस बात का कोई आकलन किया है, प्रेडिक्शन किया है कि 27 के चुनाव में और यूपी का चुनाव और उससे पहले बंगाल के चुनाव में इस रिजल्ट का क्या इंपैक्ट होगा?
जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। जब हम लोग ये प्रिडिक्शन कर रहे थे तो उसमें जो एक फेस वैल्यू आंकी गई थी वो योगी जी की भी थी। तो जो हम लोगों ने एएम एनालिटिक्स और इंडिया डेली के एग्जिट पोल में बताया था, उसमें यह भी बताया था कि लोग जब अलग अलग मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस जी भी आए थे, योगी जी भी आए थे, तो इनका इम्पैक्ट सीटों पर पड़ रहा था। और ये हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ने देखा है कि जहां जहां योगी जी गए हैं, विशेषकर वह, वहां वहां जातिगत समीकरण थोड़े से दबते हुए नजर आए हैं और रिलीजियस ऊपर दिखा है। जी, रिलीजियस सेंटीमेंट्स हमको हिंदुत्व, ऊपर दिखे, सनातन, हिंदुत्व, बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदुत्व ऊपर दिखा है और क्योंकि वो हिंदुत्व ऊपर दिखा है, इसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश की जनता पर भी पड़ता है। तो योगी जी अगर 100 बन के कहीं रैली करके जाते हैं तो योगी जी 120 बन के वापस उत्तर प्रदेश में आते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। अच्छा। और आज के चुनाव से और यह बंगाल के प्रोस्पेक्ट में, बंगाल के प्रोस्पेक्ट में यह बात तय है कि अगर हम लोकसभा सीटों के मद्देनजर देखें विधानसभा सीटों को, तो तकरीबन 16 से 18 सीटें वेस्ट बंगाल में ऐसी हैं जो हिंदू डोमिनेंट हैं, बाकी सारी मुस्लिम डोमिनेंट रीजन्स हैं। यहां पर हमें लगता है जिस समीकरण से इस बार का बिहार का चुनाव लड़ा गया, अगर वस्तु स्थिति बंगाल के चुनाव में लड़ी जाती है तो यहां पर जो हमारी ममता जी है, ममता दीदी जो प्रोफाउंडली जानी जाती हैं, उनको खतरा हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में हम डेटा साइंस सॉफ्टवेयर से अपने सेंटीमेंट्स को जान रहे थे। समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में है उससे लिंक्ड लगभग 90% व्यक्ति यह मान के चल रहे हैं कि 2027 में उनकी सरकार लौटेगी। ये हमारा सेंटीमेंट कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर बता रहा है। अभी के सिनारियो मतलब अभी ये तो डे बाय डे जी, चेंज जी, होता जी, रहता है। जी। लेकिन आज के चुनाव के बाद यह बात स्पष्ट है कि अगर यही सेम चीज वहां पर रेप्लिकेट होती मुझे है, लगता है आज के बाद में देश के जो आने वाले इलेक्शन है उसके परिदृश्य कई मायनों में बदलेंगे। फिरोजी कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड फिरोजी, जल्दी से, टाइम बहुत सीमित है। फिरोजी। नहीं, यश जी का जो लगा, मुझे बड़ा रोचक लगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा डेटा एनालिसिस में उसमें ये थोड़ा सा डाल दीजिएगा। बंगाल में सबसे ज्यादा आपको जो सूट करेगा वो नीतीश कुमार जी करेंगे। 2 नेता आप डाल रहे हैं, बिल्कुल डाल दीजिए। योगी जी को भी डाल दिए और नीतीश जी को भी डालिएगा। नेताजी सभी डाल रहे हैं। हाँ, लेकिन बताया सिर्फ 2 है सर, हाँ, फैक्टर्स तो सर एक महाशंख से ज्यादा है। नहीं, फिलहाल आप ऐसा है ना कि बेहतर अच्छा रहेगा कि वो 2 डालिएगा। चलिए। ये देखना बहुत जो, ये भी चेक कीजिएगा कि अयोध्या में हमारे योगी जी का फैक्टर कितना काम किया। तो देखिए सच्चाई क्या है बिहार की, मैं आपको बताता हूं। शिवानंद जी, शांति की, शिवानंद जी, अच्छा 10 सेकंड में जल्दी से बोलिएगा प्लीज। नीतीश कुमार जी का चला, नीतीश कुमार जी। अवस्थी साहब, आप इतने बड़े बड़े बोल रहे, कोई बात नहीं। अगर वोट चोरी पकड़ने का कुछ रहे तो बता दीजिए, थोड़ा हमको भी थोड़ा आइडिया जरा हो गया तो जरा युवा यूथ को मैसेज दे इनोवेटर सकते भी हैं। हैं, वो सॉफ्टवेयर आविष्कार भी करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अवस्थी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खेमचंद जी, आपको बहुत बधाई फिर से और बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि आपके लिए भी। न्योरा प्रसाद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिरोज मंसूरी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शिवानंद उलियालकर जी, अपना ख्याल रखिए। हालांकि टेंशन वाली बात है लेकिन फिर भी जरूरी है, इंसान को अपना ख्याल तो रखना ही चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी आप भी अपना ख्याल रखें।